नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे सिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज की वीडियो में हम लोग 2011 से 2021 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 है। ठीक, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया है हम लोगों ने। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व नहीं किया है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जा करके इन दोनों वीडियोज़ को पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जमकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो मैथ्स की है, सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आप लोगों को एक तो ये पता चलेगा कि मैथ में सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी कभी रिपीट भी होता है। 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट 2021 का एग्जाम जो हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो सी टेट के क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल आप लोग छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जरूर लगाइए। यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और किस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में आते हैं, ठीक है। तो ये तो सी टेट का है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। यूपी टेट में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। 23 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ था, तो सी टेट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा करके जाना है, ठीक। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ ही प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, सी टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक के पार्ट 3 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक सोच को, बी है सोचने के उच्च स्तर को, सी है सोचने के निम्न स्तर को, और डी है त्रिविमीय आकाश सोच को, ठीक है, त्रिविमीय आकाशीय सोच को। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, सोचने के निम्न स्तर को ये जो है संकेत करता है। मतलब टीचर ने भिन्न की इकाई जो है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है, तो ये संकेत कर रहा है सोचने के निम्न स्तर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर नोट कीजिए। सेकंड नंबर है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, ठीक है। गुणन की इकाई नोट कीजिएगा, थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्लास की। तो देखिएगा, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित संकल्पना है। ऑप्शन ए है गुणन के गुण, धर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, बी है गुणन पर आधारित शब्द समस्या, सी है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, और डी ऑप्शन दे रहा है 3 अंकीय संख्या को 10 से गुणा करना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो कक्षा 3 की ही बात कर रहे हैं, आपको इसमें क्लास भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, क्लास 3 की बात कर रहे हैं और इसमें गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या होगी? गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर नोट कीजिए। थर्ड नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वीआईएमपी रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, थर्ड नंबर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है गणित के खेलों का सृजन, बी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, सी है गणित के खेलों का सृजन, और डी है इसमें हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर नोट कीजिएगा। फोर्थ नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी और सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि है? मैंने कहा ना, नोट कीजिएगा, महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि से है? ऑप्शन ए है गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों से, या गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, या गणित के अनुप्रयोग की। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर महत्वाकांक्षी तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि से है? तो गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की, ठीक है, इससे मतलब है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर है, प्राथमिक स्तर के बच्चे
दी गई आकृतियों को उनकी दिखावटी के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वने हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के डॉट 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 पर हैं। ठीक है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से भरना कि औपचारिक निगमन स्तर होगा या अनौपचारिक निगमन स्तर होगा, मानसिक चित्रण स्तर होगा या विश्लेषणात्मक स्तर होगा। ठीक, तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए फिफ्थ का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनकी दिखावटी के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वने हाइल के अनुसार यह ज्यामिति जो है ये मानसिक चित्रण स्तर पर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है। 6 नंबर में देखिएगा यहाँ पर जो ए बी, ठीक, चार ऑप्शन है इसमें, इस स्लाइड में थोड़े से ए बी लिख दिया है और सी और डी अगली स्लाइड में है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा ए और बी फर्स्ट स्लाइड में है और सी और डी ऑप्शन अगली स्लाइड में है। ठीक, कंफ्यूज मत होना आप। तो देखिएगा ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन है कि कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्न क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्न क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ए दे रहे हैं कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन है कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान भाषा या प्रतीकात्मक भाषा। सी ऑप्शन आगे है, सी ऑप्शन नोट कीजिए, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा या रोजमर्रा की भाषा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि डी ऑप्शन है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा और रोजमर्रा की भाषा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 6 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन, नोट कीजिए। सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 7th नंबर नोट कीजिए। 7th नंबर है हस्तपरक प्रतिमान। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग वीडियो कवर करेंगे, नहीं तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्पीड में कवर करेंगे इसे। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डॉट 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 को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है हस्तपरक प्रतिमान, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो भी रीड कर लीजिए पहले। गणितीय चिंतन और विकार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठचर्या या गणितीय शब्द भंडार। तो 7th का जो पहले राइट आंसर है, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है गणितीय चिंतन और विकार। तो इसमें एक बार क्वेश्चन को आप रीड कीजिए कि हस्तपरक प्रतिमान नंबर 1 है, स्थिर चित्र नंबर 2 है, ठीक, लिखित प्रतीक 3 है, मौखिक और लिखित भाषा 4 है और 5वां है वास्तविक संसार की स्थितियां, ठीक है, अथवा संदर्भ। ये जो है गणितीय चिंतन और विकार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए दे रहे हैं ना, गणितीय चिंतन और विकार, इसको दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये है हस्तपरक प्रतिमान, दूसरा है स्थिर चित्र, तीसरा है लिखित प्रतीक, चौथा है मौखिक और लिखित भाषा, 5वां है वास्तविक संसार की स्थितियां और संदर्भ। समझे? तो ये है ए ऑप्शन, यानी गणितीय चिंतन और विकार को दर्शाने के 5 तरीके। याद रखिएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, इसको अपने नोट्स में नोट जरूर कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 8th नंबर, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आपको बताना है जियो बोर्ड के बारे में कि किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए है द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर करना। बी ऑप्शन दे रहे हैं सममित की अवधारणाएं। सी है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। डी है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण। तो 8th नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? जो जियो बोर्ड है किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो नोट कीजिएगा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। ठीक, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, इसके लिए हम लोग जियो बोर्ड जो है यूज करते हैं। ठीक, तो 8th नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, 9th इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा, ठीक है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्न में से किस क्षेत्र में समस्या है? बात को समझिएगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। जो बच्चा है वो संक्रिया चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों, सब चीज अलग अलग है। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा है सब कुछ अलग है। संक्रिया चिन्हों, सिक्के हो गए, घड़ी की सुइयां हो गई, इनमें किसी में भी वो अंतर नहीं समझ पा रहा है कि क्या अंतर है। ये तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्न में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो समस्या किस में होगी? जाहिर सी बात है देखने में समस्या है उसे। ठीक है,
तभी तो इनमें जो है वो अंतर नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन ए है भाषा प्रक्रमण, बी है प्रक्रिया प्रक्रमण, सी है श्रवण प्रक्रमण और डी है दृश्य प्रक्रमण। तो इसमें समझिएगा, इसमें श्रवण से कोई मतलब ही नहीं है, प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं, भाषा से कोई मतलब नहीं। डी ऑप्शन जाएगा इसका, नाइन्थ का डी ऑप्शन जाएगा, दृश्य प्रक्रमण, यानी देखने में उसको समस्या है। किस क्षेत्र में समस्या है? दृश्य प्रक्रमण। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नोट रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10th नंबर नोट कीजिए। अब देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आपको इस तरीके से पेडागोजी ही नहीं आएगा, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं इनको रखा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सी टेट में। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। तो देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल आपको निकालना है, ठीक। तो आपने छोटे पर सीखा होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या होगी? 9999, ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 100। इसका योगफल आपको निकालना है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? इसका योगफल यानी इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 990 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 10, ठीक। 10099 कितना आएगा? 10099, यानी आपका आएगा बी ऑप्शन, इसका 10 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक। समझ गए ना आप लोग? अगर नहीं आया तो समझ गए होंगे, वैसे कुछ नहीं है। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखी 4 टाइम 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी एक के बाद 2 जीरो, और इसको ऐड कर लीजिए, बस सिंपल सा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए लगाया था स्लाइड, ठीक। आगे देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांक, बात कर रहे हैं 26 और 26 शतांक की, तो नोट कीजिएगा जरा। यहाँ पर देखिए 26 तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन भैया शतांक की बात कर रहे हैं और मतलब इसको ऐड करना है, तो हमने 26 और शतांक, शतांक मतलब 100 से इसको भाग करिए, 100 से इसको भाग करिए, नोट कीजिएगा। तो 26 तो ये है ही है, प्लस इसको जब भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.26 ही तो आएगा। नोट कीजिएगा फिर से, जैसे यहाँ पर हम फिर से कर दे रहे हैं, देखिएगा 26 और प्लस 26 अपॉन 100 ये किया, ठीक। अगले स्टेप में 26 तो ये वैसे ही रहेगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.26, इतना तो आप कर ही लेंगे। इसको ऐड कर लीजिए, 26.26 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में किसमें मिल रहा है? 26.26, तो ये मिल रहा है आपका ए ऑप्शन, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर है 10 इकाई प्लस 10 दहाई और प्लस 10,000, ठीक। नोट कीजिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले 10 इकाई, ठीक, तो 10 इकाई मतलब 10 रहेगा, 10 दहाई मतलब 100 हो जाएगा, और 10,000 सीधे से बोल रहे हैं 10,000, तो ये लिखा 140 रहेगा, 40, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, अगले में हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक। देखिएगा 10 इकाई 10 हो गया, 10 दहाई मतलब 100 हो गया, और 10,000 सीधे सीधे बोल रहे हैं, 4 जीरो लगा लीजिए, ठीक। अब इसको हमें ऐड करना है, इसको ऐड कर लेंगे ना, इसको तो ऐड कर लेंगे, ये ऐड करें तो देखिए 10,000 पहले ऊपर लिखिए, ठीक, 4 जीरो, उसके बाद 100 लिख दीजिए, ठीक, और फिर 10 लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर देखिएगा 12 नंबर का राइट आंसर, नोट कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका सी नंबर आ जाएगा, 10110, कितना आएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 10110, ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऐड कर लेंगे आप लोग। 13 नंबर है 35362 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर, ठीक है। तो देखिएगा इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा, नोट कीजिए, 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान, स्थानीय मान में जब निकालेंगे तो ये देखिएगा, ये स्थानीय मान जब निकालेंगे 5 का, तो इसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा? 5 लिखा ही रहेगा, ठीक है, ये आपका 5 लिखा रहेगा, और कितने अंक है पीछे इसके? 1 2 3, 1 2 3, ठीक, तो 1 2 3 ये 5,000 हो गया, और इसका जो अंकित मान होगा खुद ही वो वैल्यू होती है, ठीक, खुद ही वो वैल्यू होती है, तो इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 4995, ये आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अंकित मान ये 35362, अंकित मान तो खुद ही वो वैल्यू होती है, और स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 5, और इसके बाद इनटू में इसके बाद कितने अंक है, कितने अंक? 3 है, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 5000, ठीक, 5000 इसका स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान की बात करें तो अंकित मान जो है वो खुद ही वो वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक। अब इसको घटा दीजिए, सिंपल सा है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4995, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है, मतलब ये है कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत है वही बताना है आपको। ठीक है, तो नोट कीजिए, इसमें सबसे पहले जो है कि 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो देखिए, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने, 100। तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 10 गुणे 100 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना, 1000। ठीक, और 1000 है ही है। अब ये देखिएगा, 10 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 1000 हो गया। अब इसके अलावा भी हमको ये 10 सेंटीमीटर इसमें ऐड करना है, तो 1000 में 10 और ऐड कर दिया तो 1010 सेंटीमीटर आएगी, यानी पहला सही है। ठीक, दूसरा नंबर देखेंगे, अभी दूसरे को हम लोग जरा छोड़ते हैं, तीसरा देखते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही हो गया, तीसरा भी सही होगा। 1 किलोग्राम 12 ग्राम, 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 ग्राम, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, और उसी में आप 12 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1.012 हो जाएगा। ठीक, यानी डी भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, 23/100, ये जो है गलत है। इसको जब आप डिवाइड करोगे 23 को 100 से, तो 0.23 आएगा, 0.23 आएगा, ना कि 2.30 आएगा, ये गलत है। ठीक है, देखिएगा, इसमें जो दिए हैं ये गलत है। 23/100 करोगे तो ये 2.30 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 0.23 ये आएगा डिवाइड करने पर, तो ये गलत है। यानी आपका बी ऑप्शन जो है ये गलत है, और आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो यही बी ऑप्शन सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है, क्या है। ऑप्शन ए है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, बी है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, सी है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में योग्यता और समय बताने में कठिनाई, और डी है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो 15 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन की गणित के शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित तरीका है सी ऑप्शन, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में योग्यता और समय बताने में कठिनाई, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 16 नंबर, नोट कीजिए। देखिएगा, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन सी टेट में आ चुका है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, इसका अंतर क्या होगा। ठीक, सबसे छोटा मतलब आपको इसमें भैया एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, दोनों का एलसीएम निकाल करके उसका अंतर यानी घटा दीजिए बड़े वाले से छोटे वाले को। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे ना, 4, 5 और 6। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये 2 से पहले, ठीक, ये हो जाएगा 2, 5 ऐसे रहेगा 3, फिर 2 से ये 1 हो गया, 5 ऐसे रहेगा 3, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 से ये ऐसे रहेगा, ये 5 ऐसे रहेगा, और ये आपका एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं, एक से ऐसे इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ऐसे, इसके बाद हाँ देखिएगा 3 से, तो ये 1 रहेगा, ये 5 ऐसे रहेगा। ठीक, ये 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 से कट जाएगा ये, तो इसका आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। ठीक, यानी इसका आ जाएगा आपका 60, कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर में सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना निकालेंगे, एलसीएम कितना आया, 4, 5 और 6 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम, एक मिनट यहाँ पर स्लाइड लगी है, नहीं लगी है, चलिए कोई बात नहीं। 4, 5, 6 का एलसीएम आया आपका 60। ठीक, और 5, 6, 9 का एलसीएम इसी तरीके से निकाल लीजिए। ठीक, 5, 6 और 9 का, इसका भी एलसीएम इसी प्रोसेस से निकाल लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आएगा 90। तो इसका आ रहा है 4, 5, 6 का एलसीएम आया है 60, और 5, 6, 9 का एलसीएम आपका आया 90। ठीक है, एलसीएम निकालना तो जानते ही होंगे। आगे 90 माइनस 60 कर दीजिए, 90 माइनस 60 कर दिए, कितना आ जाएगा 30 आ रहा है। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, 5, 6 और 9 का एलसीएम भी बता दे रहा हूँ, सब कुछ बताया तो इसी को क्यों छोड़ूं। ठीक है, देखिएगा 2 से पहले 5 हो जाएगा, ये 3 और ये 9 रहेगा। ठीक, फिर 3 से ट्राई कर लीजिए, 5 ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 से रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका फिर 1 हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप 5 से फिर ट्राई कर लीजिए, 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90 आपका। ठीक, 90 आ गया ना। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आपका इसका आया है 60 और इस वाले का आया है 90, तो 90 से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 देखिए किस में आ रहा है, 30 आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन 17 नंबर में देखिएगा कि गुणनफल इतने में, ठीक, 1109 इंटू 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए, यहाँ पर घटी लिखा है, घटाई जाए ताकि इतना प्राप्त हो, 505050, ठीक। तो नोट कीजिए इसे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो वैल्यू दे रहा है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन 1109 इंटू 505, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जरा नोट कीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, 560045 इतना आ रहा है, ठीक। पूछ रहे इसमें से, अब इसमें से कितना घटाएं कि इतना मिल जाए। तो मान लीजिए x घटा दें, ठीक है, मान लीजिए कितना x घटा दें। अभी जो वैल्यू आई आप लोगों ने नोट की होगी 56, ठीक है, 56005, 56 यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिए 560045, इससे मैंने मान लिया x घटा रहे हैं, ठीक। तो कितना आएगा 505050। अब इस x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ले आइए। तो 560045, इससे आप घटा देंगे 50 50 और 50, और इधर इक्वल में x बच गया है, ठीक है, ये x बच गया है, ठीक। अब आप इसको घटा दीजिए, कितना घटाने पर आएगा, नोट कीजिए। घटाने पर आपका आ जाएगा 560045 से 505050 को घटाएंगे तो नोट कीजिए x की वैल्यू आ जाएगी 5454, नोट कीजिए, ये आपका आ जाएगा 49, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54995, कितना हो जाएगा 54995। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा आपका 560045। आप मान लीजिए कि x घटा देंगे, x घटाने पर आपका इतना प्राप्त होगा। अब इसको कुछ नहीं करना, आप इसको x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, घटा दीजिए, यही आपकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 17 का राइट आंसर मैंने बता दिया, सी ऑप्शन होगा भैया, ठीक, क्या होगा, सी ऑप्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे 18वां नंबर। 18वां नंबर नोट कीजिए, 18वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, नोट कीजिएगा, और एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, ठीक, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप है, नोट कीजिए, वर्ग का जो परिमाप है वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर से लिख दे रहा हूं जरा साफ साफ, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये ऐसे ही बनेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 से भाग कर दीजिए, 20/4 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, यानी इसका लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है वर्ग की, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसका मतलब अब इसमें आगे क्या दे रहे थे क्वेश्चन में दे रहे थे, यहाँ देखिएगा कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होती है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी भुजा निकली 5, तो इसका मतलब आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 5। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई हो गई 5, नोट कीजिए, फिर से नोट कीजिए, आयत की चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन लंबाई कह रहे हैं दुगनी है, मतलब 2 × 5 कर लीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। लंबाई हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकली है 5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालना वर्ग सेंटीमीटर में, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी निकली है 10 और चौड़ाई निकली है 5, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 × 5 कर दीजिए, 10 × 5, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 10 × 5, ये हो जाएगा आपका 50 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं सिर्फ वही सेलेक्ट करना है, ठीक। वर्ग सेंटीमीटर पहले ही से बोल रहे हैं कि वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। एक मिनट, ये होगा ए ऑप्शन, ठीक, ये होगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, ठीक, 19 नंबर कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, ठीक है, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, ठीक। 1.5 दर्जन संतरे और 1.5 दर्जन संतरे, नोट कीजिएगा इसे, 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4, ठीक है, ये चौथी लिखा है, 3/4 कर लीजिए भैया इसे, 3/4, ठीक, 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो 3/4 का मतलब समझ रहे हैं ना, 3/4 लिखा है या 3/4, 3/4, 1 किलोग्राम, और साथ ही 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य आपको साथ में जोड़ना है 1.5 दर्जन संतरे के
7, ठीक है, और एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अगली स्लाइड में। तो संतरे का मूल्य कितना है, एक संतरे का है 5.50, ठीक। तो इसमें फिर आगे 1.5 दर्जन में, देखिए 1 दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12, तो 1.5 में कितनी होंगी, 1.5 में यानी 1.5 दर्जन, ठीक है। इसमें कितनी होंगी, 18 होंगी वस्तुएं, तो 18 गुणे 5.50 इतना किया हम लोगों ने। तो ये कितना आ जाएगा, 18 गुणे 5.50, ये आएगा 99, कितना आ जाएगा, तो 99 यानी 1.5 दर्जन, ठीक है, 1.5 दर्जन, संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, संतरे का मूल्य हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा, 99 रुपीज़, ठीक। आगे जो है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना दे रहे हैं, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दे रहे हैं 80 रुपये, कितना दे रहे हैं, 80 रुपये। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पर 1 दर्जन संतरे का मूल्य याद, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य याद रखिएगा 99 निकला है, ठीक। अभी इसे ऐड करना है कितने में, 1 किलोग्राम और साथ ही जो है 3/4 किलोग्राम सेब के मूल्य के बराबर। तो 1 किलोग्राम का तो 80 है, 1 किलोग्राम का 80 है, साथ में 3/4 भी ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा जरा, जब इसका 3/4 ऐड करेंगे ना, 3/4, तो 1 सही 3/4 हमने इसको लिखा, ठीक, गुणे 80, इसका मूल्य निकाल लीजिए। तो 3 4 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, 4 3 7, 7/4 और गुणे 80 कितना हो जाएगा, कट कर दिया 20, 20 गुणे 7 कर लो 140, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पे बोल रहे थे कि 1.5 दर्जन संतरे, ठीक, और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना निकला, 140। 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना था, 99 पहले निकाल चुके थे, साथ में इसको ऐड कर दीजिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर 239 हो जाएगा, 239, कितना हो जाएगा, 239, 239 रुपये इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला है सिंपल सा है, इसमें फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने संतरे हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 गुणे 5.50 कर लो, ये 99 आ गया, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा है भैया कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 है, तो 1 किलोग्राम का 80 हो गया, और साथ ही 1 सही 3/4 का भी निकाल लो। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 7/4 हो जाएगा, गुणे 80 कर दीजिए, ठीक है, आपका टोटल 140 हो जाएगा, 140 में 99 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर में नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। तो अब सोच रहे हैं चित्र कहाँ गया, ठीक, चित्र कहाँ गया, तो चित्र देखिए कुछ इस तरीके से है, चित्र जो है आपका कुछ इस तरीके से है, नोट कीजिएगा, चित्र आपका इस तरीके से है, ठीक। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, चित्र इस तरीके से है, आपको बताना ये ऐड देख लीजिए, इस आयत में इस चित्र में कुल कितने आयत हैं ये आपको बताना है, ठीक। ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के समझ यानी बोध गम्यता की पता चलता है, ठीक है, या शिक्षार्थी के सृजनता की पता चलता है, या शिक्षार्थी के ज्ञान, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति, किसके बारे में पता चलता है आपको बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर गिनना नहीं है, ठीक, आपको इन्हीं ऑप्शन में से बताना है कि ये जो चित्र बना हुआ है इससे कोई शिक्षार्थी है क्या पता चलता है उसके बारे में। तो शिक्षार्थी के समझ या बोध गम्यता के बारे में पता चलता है, ठीक है, समझ गए ना, इसको गिनने मत लगिए, आपको बताना है कि इससे शिक्षार्थी के समझ यानी बोध गम्यता का पता चलता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। तो आप लोगों ने आज हम लोगों ने सॉल्व किए, आप लोगों ने पार्ट 3, ये पार्ट 3 था, आप लोगों ने सॉल्व किया, कितने आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और पार्ट 1 पार्ट 2 इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भैया जरूर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया तो 60% तो आपका इसी तरीके से तैयार हो गया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो याद रखिएगा आपको प्रीवियस ईयर तो जरूर सॉल्व करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पार्ट 3 तो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट कीजिए, सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर जाइए, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सभी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट हैं सॉल्व कीजिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जरूर कीजिए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।